अगर आज इलेक्शन होता है तो बाई डिफ़ॉल्ट ही बीजेपी कोई जीत जाए, नहीं तो पाँचों की पाँच सीट करनाल में कांग्रेस जीतेगी। किसी लीडर के पास इतनी ताकत नहीं है कि किसी को हरा दे, क्योंकि अगर नेता में दम हो तो फिर ये एक दूसरे की टांग खींचने में काम ही ना करें। ये दम नहीं है, इसीलिए डरते हुए ये काम होते हैं। कांग्रेस को हराने में कांग्रेसियों का हाथ है, आप इस बात से कितने सहमत हैं? जो एक बार नेता बन जाता है फिर वो सोचता भी दूसरा कोई नहीं बनना चाहिए, तो उसमें थोड़ा बहुत संघर्ष तो चलता ही है। सेवा दल बन जाता है उसमें। फिर जो नकली ओबीसी थे अब वही सबसे ज़्यादा दुखी हैं, वही नहीं बोल रहे। तो ओबीसी पे महिला आरक्षण आया, उसमें भी ओबीसी नहीं है। ये जो नकली लीडर बन के ओबीसी का हमारे वोट ले गया, इसका भी तो हिसाब मांगेंगे लोग। अब देखो, बीजेपी गठबंधन की किसी बात पे मेरे को भरोसा नहीं है। किसानों का जितना नुकसान बीजेपी सरकार के होते हुए और उसके साथ जो लगे हुए लोग हैं उनके होते हुए हुआ है, इतना तो पहले कभी भी नुकसान नहीं हुआ। बरिंदर सिंह जी मौसम विज्ञान के हिसाब से पार्टी छोड़ के नहीं गए थे। देखो, मेरे को तो उम्मीद नहीं है कि वो बीजेपी में रहेंगे। बाकी तो फैसला उन्होंने करना है। आने वाला समय भी उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव आने हैं। कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक शमशेर सिंह गोगी साहब से। गोगी साहब, कांग्रेस को जल्दी ही विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में जाना है, लेकिन पार्टी में एकजुटता का अभाव दिखाई देता है, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। देखो, पार्टी इलेक्शन की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है और किसी भी तरह से इलेक्शन जीतना है, पार्लियामेंट का भी और विधानसभा का भी। जहाँ तक एकजुटता की बात है तो नेता ही एक है, दो तो है ही नहीं, दो दो गुट हो ही नहीं सकते। कार्यकर्ताओं का तो आपस में संघर्ष चलता ही रहता है, तो वो संघर्ष चलता ही रहेगा। हेल्थी संघर्ष से पार्टी मजबूत होती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। देखिए, पिछले 10 साल से गोगी साहब कांग्रेस की जिला इकाइयाँ गठित नहीं हो पा रही। जब भी कोई अध्यक्ष आता है वो कहता है जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। उदय भान जी ने कहा था कि जुलाई तक बना देंगे, अब आपके सामने है, अक्टूबर आ गया है, अभी जिला इकाइयाँ गठित नहीं हुई हैं। और पार्टी के वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि निचले स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का पदाधिकारी नहीं है और उसका हमको नुकसान होता है। जब पार्टी ये जानती है तो इसके गठन में देरी क्यों हो रही है? देखो, संगठन बहुत जल्दी बनना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है, ये बात मैं भी मानता हूँ। क्यों रुका हुआ है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये जिन लोगों के हाथ में है और जिनके कब्जे में पार्टी है, ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। कितनी बार जो है पार्टी के प्रभारी बदल गए, प्रभारियों ने कहा जल्दी से जल्दी हम गठित कर देंगे जिला इकाइयाँ, लेकिन हो नहीं पा रही। और अब जो अखबारों में रोज़ाना कांग्रेस की खबरें छपती हैं उसमें कहते हैं हुड्डा साहब, उदय भान जी का एक गुट है, किरण चौधरी जी, मैडम शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब का एक गुट है। तो क्या इस गुटबाजी से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान नहीं होता? देखो, नुकसान पहले भी होता रहा है, और अगर संगठन नहीं बनता है तो नुकसान को मैं कहूँ भी नहीं होता तो ये तो झूठ होगा ना। नुकसान तो होता है, लेकिन मैं कहता हूँ भी ये बननी चाहिए। और प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट बन के काम करे। अगर वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन के सबको साथ लेके चलेगा तो मेरे ख्याल में संगठन जल्दी बन जाएगा। मेरे को तो इसी बात का थोड़ा दुख है कि हमारा प्रेसिडेंट ही जो है ना, वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ही है। गोगी साहब, आम लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस अपोजिशन पार्टियों से या दूसरी पार्टियों से नहीं हारती, बल्कि कांग्रेस को हराने में कांग्रेसियों का हाथ है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? अगर सच्चाई कहूँ तो बहुत जो बड़े नेता होते हैं ना, जो एक बार नेता बन जाता है फिर वो सोचता भी दूसरा कोई नहीं बनना चाहिए, तो उसमें थोड़ा बहुत संघर्ष तो चलता ही है। सेवा दल बन जाता है उसमें। फिर तो वो जो सेवा दल है वो कभी कभी ज़्यादा सेवा कर दे तो नुकसान हो जाता है। वैसे अगर मैं देखूं तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम इसमें होता नहीं है। किसी लीडर के पास इतनी ताकत नहीं है कि किसी को हरा दे। अगर लड़ने वाला खुद सक्षम है और पार्टी मजबूत है तो किसी नेता में दम नहीं है, क्योंकि अगर नेता में दम हो तो फिर ये एक दूसरे की टांग खींचने में काम ही ना करें।
ये दम नहीं है, इसीलिए डरते हुए ये काम होते हैं। अच्छा गोगी साहब, आपकी बात ये ठीक है कि नेता में दम हो तो कोई नहीं हरा सकता। ये तो इस बात से भी साबित होता है कि आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के गृह जिले से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत के आए हैं। आपके ज़िले में भाजपा की और कांग्रेस की क्या स्थिति है आज के दिन? देखो, आज के दिन मेरे हिसाब से अगर आज इलेक्शन होता है तो बाई डिफ़ॉल्ट ही बीजेपी कोई जीत जाए, नहीं तो पाँचों की 5 सीट करनाल में कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, ये बिहार देश का ऐसा पहला राज्य हो गया है जिसने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है और करीब 63% बैकवर्ड ओबीसी से आते हैं लोग मतदाता। इस जातीय जनगणना की रिपोर्ट का आने वाले चुनावों पर क्या कोई असर पड़ेगा? मैं तो कहता हूँ भाई, अगर इस जनगणना के जानने के बाद सब लोग जागरूक हो गए तो असर पड़ना ही चाहिए, और असर नहीं पड़ेगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। असर पड़ना चाहिए, तभी जाके सब अपने हक का सबको पता होना चाहिए। हक मांगने के लिए भी पता होना चाहिए ना, भी मेरा हक है ये। तो जब उनको पता लगेगा, 63% वाले दूसरों से क्यों मांगे। गोगी साहब, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो देश की राजनीति बदल गई थी। आपको क्या लगता है कि ओबीसी की जनगणना के आधार पर जो सभी राज्यों की रिपोर्ट आ जाएगी, पूरे देश में जनगणना हो जाएगी, रिपोर्ट जारी होगा, तो क्या राजनीति में फिर कोई बदलाव आएगा? देखो, सबसे बड़ा बदलाव तो ये आएगा, जो नकली ओबीसी थे अब वही सबसे ज़्यादा दुखी हैं, वही नहीं बोल रहे। ओबीसी जनगणना के चक्कर में पूरी जनगणना ही रोक दी। अब भी उनकी पार्टी बिहार में ऊपर से तो हाँ भर दी थी, भी होनी तो है नहीं, हाँ भर दो। अब जब हो गई, उन्होंने मतलब वो रिलीज़ कर दी, तो आज भी मैं सुन रहा था उनके प्रेसिडेंट का बिहार से बयान कि अभी हम देखेंगे, ये तो सिर्फ ऐसे ही ये झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसी हुई नहीं हुई है। तो ओबीसी पे महिला आरक्षण आया, उसमें भी ओबीसी नहीं है। तो ओबीसी वाले ये भी तो जानेंगे कि ये जो नकली लीडर बन के ओबीसी का हमारे वोट ले गया, इसका भी तो हिसाब मांगेंगे लोग अब। गोगी साहब, लोकसभा में तो महिला आरक्षण बिल पास हो गया, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए, कानून बन गया। अब डिमांड ये हो रही है कि आरक्षण में भी महिलाओं को ओबीसी का आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए। इससे कितने सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए भाई। जब जनगणना के हिसाब से आप उनको उनका हक नहीं दोगे तो महिलाओं के अंदर भी ये सारी हर चीज़ में बराबरी होनी चाहिए। और अभी आप देखना कि और बहुत कुछ होने वाला है। अभी ये जो एक वो मनुस्मृति वाला चल रहा है ना झगड़ा, मनुस्मृति के खिलाफ और ज़्यादा बड़े लेवल पे आंदोलन होंगे, देखना। गोगी साहब, अभी आपके पास कुछ फ़ोन आए थे, आपके इलाके में धान की खरीद में कई दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कतें हैं और आपने किसको फ़ोन करके कहा है कि व्यवस्थाएं ठीक कराओ? मैंने तो अभी मेरे पास मंडी एसोसिएशन का फ़ोन आया था कि यहाँ पे एक 26 नंबर की जीरी है, उसको कोई ख़रीद ही नहीं रहा है, और 14 नंबर ख़रीद रहे हैं। 14 नंबर का बढ़िया चावल है, उसको ये बाहर बेच देंगे। बाद में फिर क्या करते हैं कि यूपी बिहार, मतलब ये जो पीछे आपने देखा होगा, पिछले 4 साल पहले भी मैंने ही मुद्दा उठाया था करनाल में, भाई ये नकली जीरी के फार्म भर देते हैं और कागजों में वो कुछ होता ही कागज कागज है, ना जीरी आती है ना कहीं जाती है। उसके बदले में वो पैसा आ जाता है सरकार से, तो वो पैसा अपना यूज करते हैं। बाद में यूपी बिहार से ख़रीद के 10 महीने के अंदर वो देनी होती है चावल। वो उसका चावल जो है ना, घटिया क्वालिटी का चावल। तभी ये आप रोज़ देखोगे पीडीएस में जो चावल जाता है डिपू में, उसकी रोज़ शिकायतें आती हैं। तो ये वो घटिया चावल खरीद के ही फिर आगे सप्लाई होता है, और उसमें पूरा तंत्र लगा हुआ है मिली भगत में। ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है, और डिप्टी मुख्यमंत्री जी इसके मंत्री हैं। उन्होंने तो कहा है, दुष्यंत चौटाला साहब ने, कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। देखो, बीजेपी गठबंधन की किसी बात पे मेरे को भरोसा नहीं है। किसानों का जितना नुकसान बीजेपी सरकार के होते हुए और उसके साथ जो लगे हुए लोग हैं उनके होते हुए हुआ है, इतना तो पहले कभी भी नुकसान नहीं हुआ। किसान तो रो रहा है, उसकी किसी का पोर्टल पे मार दिया, किसी को कैसे मार दिया, सब नकली काम चल रहा है। कहने से क्या है, आप जाके देख ले मंडी में, आपके सामने ही फ़ोन आया है।
और मैंने एसडीएम को भी फ़ोन किया, डीएफएससी को भी फ़ोन किया, भी आप मंडी में जाके पता करो। और सरकार ने खरीदनी है, किसी प्राइवेट आदमी की बात नहीं है। वो सरकार के ही जो नीचे का तंत्र है वो शेलर वालों से मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने खरीद के शेलर वालों को देनी है। तो अगर वो क्यों नहीं खरीद रहे सरकार, इसका मतलब सरकार के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं, या तो कोई दिशा निर्देश है या कोई फिर माल छकने का ही काम है। लेकिन अभी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि हमने पोर्टल की व्यवस्था कर दी है, लोगों को पोर्टल पे अपना डालो और नफ़ा नुकसान जो होना है वो पोर्टल उनका देखेगा, किसानों को क्या चाहिए। आप पोर्टल का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस भी पोर्टल का विरोध कर रही है। जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा ना, मुख्यमंत्री को पोर्टल का भाव उस दिन पता लगेगा। अच्छा गोगी साहब, हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस में बहुत सारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक शामिल हुए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, जब ग्राफ बढ़ता है ना, ये कांग्रेस वाले ही कितने छोड़ छोड़ के जाके बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये मतलब कुछ परसेंटेज ऐसी है लीडरों की जो बरसाती मौसम विज्ञानी है ना, वो उस हिसाब से चलते हैं। जिधर ग्राफ बढ़ रहा है, अब कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है तो इधर भागे आएंगे, जब उधर बढ़ रहा था तो उधर चले गए। तो ऐसे ये सिस्टम है, ये तो पुराना सिस्टम चलता आ रहा है। और अब कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो रही है, सारे इधर ही आएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह लंबे समय से आपके दोस्त हैं, उन्होंने भी जींद में एक रैली की है, कहा जा रहा है कि वो भाजपा छोड़ सकते हैं। तो क्या हम चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी मौसम विज्ञानी कह सकते हैं? बरिंदर सिंह जी मौसम विज्ञान के हिसाब से पार्टी छोड़ के नहीं गए थे, वो किसी मजबूरी वश गए थे, और आपको भी पता है उन बातों का। वो तो जिस दिन गए थे उस दिन भी उनकी आंखों में आंसू थे, और वो एक लफ्ज भी आज तक कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ उन्होंने नहीं बोला। और मेरे को लगता है यही कारण है कि बीजेपी में उनको अच्छा आदमी नहीं माना जाता, क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ वाहियात तरीके से नहीं बोलते। और मेरे को ऐसी उम्मीद है, और कांग्रेस वालों को भी उसको ले लेना चाहिए और उसको भी आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ घुट घुट के मरने से तो बेहतर है एक ही दिन सुसाइड कर लो, काम सीधा ही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीरेंद्र सिंह जी कब तक फैसला ले लेंगे? और अगर बीजेपी उनकी पत्नी प्रेमलता को टिकट दे देती है, जसपा से समझौता तोड़ लेती है, तो क्या वो बीजेपी में रहेंगे कि फिर भी कांग्रेस में आ सकते हैं? देखो, मेरे को तो उम्मीद नहीं है कि वो बीजेपी में रहेंगे जी। बाकी तो फैसला उन्होंने करना है। और बीजेपी में रहेंगे तो आने वाला समय भी उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। बीजेपी में तो बीजेपी को नहीं आने वाले 50 साल कोई पूछता, क्योंकि बीजेपी का रंग लोगों ने देखा नहीं था, असलियत सामने आ गई। जो एक असली चेहरा कहते हो, क्या गाना था एक, भी नकली चेहरा सामने आया और असली चेहरा छिपा रहे, अब वो पब्लिक के सामने आ गया। शुक्रिया गोगी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक शमशेर सिंह गोगी साहब, जिनका ये मानना है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को भाजपा छोड़ देनी चाहिए, घुट घुट कर मरने में कोई फ़ायदा नहीं है। कैमरामैन हरजिंदर सिंह के साथ बलवंत अक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।